लेकर हो रहा है। एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को अंजाम दिया गया। मुंबई पुलिस क्या कर रही थी? 10 बड़े खुलासे आपको बताते थे। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है सोशल मीडिया पोस्ट करके। इस सब के बीच एक और बड़ी बात जो इसमें निकलकर सामने आ रही है, हालांकि पुलिस अभी इसको क्लियर कर रही है। जो पोस्ट यहां पर की गई है कि उसमें जो दावा किया जा रहा है वो कितना सख्त है। एक और बात, बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट डाला और इसमें सलमान खान का जिक्र भी किया जा रहा है। तीसरा है कि कॉन्ट्रैक्ट किलर से बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई गई। तीनों आरोपियों की पहचान हो चुकी है, 2 गिरफ्तार हैं। हर शूटर को खर्च के लिए 50-50 हजार रुपया दिया गया था और ये तीनों शूटर किराए के मकान में 1 महीने से रह रहे थे। बाकायदा 1 महीने से मुंबई के कुर्ला इलाके में ये मौजूद थे। कुर्ला में किराए के मकान में 25 से 30 दिनों से रह रहे थे। जाहिर तौर पर लगातार आना जाना होगा, बाबा सिद्दीकी को फॉलो कर रहे थे। वही बाबा सिद्दीकी जो कि एक दिग्गज नेता थे। तीनों आरोपी पुणे में स्क्रैप व्यापारी के यहां पर काम करते थे। शिव कुमार ने कुछ महीने पहले धर्मराज को पुणे काम के लिए बुलाया था और इस सब के बीच अहम बात यह भी कि सुपारी देने वाले शख्स ने शिव और धर्मराज से गुरमैल की मुलाकात करवाई थी। गुरमैल इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। उत्तर प्रदेश का रहने वाला है शूटर नंबर 3 शिव कुमार। अब सवाल इसी बात को लेकर हो रहा है और उत्तर प्रदेश का रहने वाला यह शूटर है शिव कुमार। 2 उत्तर प्रदेश के रहने वाले शूटर है, बहराइच के और एक हरियाणा के कैथल के। 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, तीसरे की पहचान यहां पर हो चुकी है। इस सब के बीच सवाल इसी को लेकर बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर हुआ है उसमें सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई बताइए। अब जरा इस सिलसिले तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के सरेंडर को हम देखते हैं, क्योंकि 2 सितंबर से मुंबई के कुर्ला इलाके में ये शूटर तीनों वहां पर रह रहे थे। कुर्ला में किराए का मकान का रूम लिया हुआ था, शूटर वहां पर मौजूद थे। जाहिर है इसलिए वहां पर आए थे कि बाबा सिद्दीकी को फॉलो कर सके, रैकी कर सके। हर महीने कमरे का 14,000 रुपया किराया था, वो भी दिया जा रहा था। वारदात से पहले करीब 1 महीने रैकी इन्होंने की और यही था कि पिन पॉइंट उसी जगह पर पहुंचे, दफ्तर के बाहर बाबा सिद्दीकी के घर और उनके ऑफिस की लगातार रैकी की जा रही थी। इस सब के बीच वारदात से पहले काफी देर बाहर इन्होंने इंतजार किया और कुछ इस तरह की खबरें भी हैं कि ये जब सवार होकर वहां पर आए थे वो इस सीसीटीवी फुटेज में नजर भी आ रहा है। ये तमाम जो बातें हैं, तमाम जो जानकारियां हैं, वो दरअसल एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि 1 महीने से शूटर वहां थे, बाबा सिद्दीकी की रैकी की जा रही थी। वो बाबा सिद्दीकी जो कि इस वक्त जो गठबंधन की सरकार है उसमें एक अहम हिस्सा एनसीपी अजित पवार गुट भी है, उसके वो नेता थे। 3 बार के विधायक, पूर्व मंत्री के साथ अगर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है, सवाल बड़े होते हैं। इंद्रजीत मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ बने हुए। इंद्रजीत, सवाल कानून व्यवस्था को लेकर है, सवाल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है। एक हाई प्रोफाइल नेता, राजनेता जिसके बड़े अभिनेताओं से कनेक्शन है, उसकी 1 महीने से रैकी की जा रही थी। वाई कैटेगरी सुरक्षा जिसके पास थी, क्या इतना आसान है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जरिए उसको मार देना? जी बिल्कुल, मुंबई जैसे शहर में बिल्कुल आसान नहीं है और 1 महीने से ज़्यादा उन शूटरों ने रेकी की। कुर्ला जैसे इलाके में रहे, कुरियर से उनको हथियार आया, इसके बाद हत्या की। तो कहीं ना कहीं सवाल तो जरूर उठेंगे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कि जब उनके साथ पुलिस के जवान मौजूद थे तो फिर अगर कोई रेकी कर रहा था, कोई बार बार दिख रहा था, तो उसकी पहचान क्यों नहीं की गई? जैसा कि सिद्दीकी परिवार का दावा है कि 15-20 दिन पहले जो उनकी पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं कि उन्होंने जान के खतरे की शिकायत की थी मुंबई पुलिस को, लेकिन मुंबई पुलिस का कहना है कि उनको इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली थी, लेकिन उनकी सुरक्षा जरूर थी और सुरक्षा चाक चौबंद थी। ये जो घटना हुई है वो भीड़ भाड़ वाली जगह पर हुई है, जब वो अपने बेटे के दफ्तर, जिसान के दफ्तर से निकल रहे थे और जो सिग्नल है, खेरवाड़ी का सिग्नल है, उसके पास अभी पहुंचे ही थे, तभी पटाखे की आवाज़ आने लगी। वहाँ रुके, तभी शूटरों ने वहाँ पर फायरिंग की। सबसे बड़ी बात यह है कि जब शूटर यहाँ पर रेकी कर रहे थे तब किसी को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? अगर 15 दिन पहले सचमुच उन्होंने शिकायत की थी तो पुलिस ने उस पर क्या कार्रवाई की, उस पर जांच किस तरह से आगे बढ़ाई? ये सारे सवाल उठेंगे। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी हमले की जिम्मेदारी ली है सोशल मीडिया पोस्ट के द्वारा, लेकिन मुंबई पुलिस इसको वेरीफाई कर रही है। मुंबई पुलिस के स्पेशल कमिश्नर जो हैं देवेन भारती, उनका कहना है कि हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं कि कोई जांच को गुमराह करने के लिए तो नहीं किया गया है या सचमुच सही है या नहीं है। ये
सारी चीजें वेरीफाई होगी, लेकिन जो पैटर्न है वो निश्चित तौर पर ऑर्गेनाइज क्राइम का दिखता है। नजरें बना रखें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लेकर सवाल इसलिए, पूर्व आईपीएस अधिकारी यशवर्धन झा आजाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशवर्धन जी, मुंबई में पिछले दिनों हम बहुत कम इस तरह की खबरें आती थी कि गैंगवार हो रही है या किसी बड़े सेलिब्रिटी या किसी हाई प्रोफाइल को निशाना बनाया गया, लेकिन सलमान खान को एलबीजीबी गैंग जिसको कहते हैं, लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, उसके जरिए धमकी का मामला सामने आया जब सलीम खान साहब पार्क में टहलने गए थे। उसके बाद सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की गई और अब बाबा सिद्दीकी को मार दिया जाना। क्या सब इतना आसान है? मुंबई पुलिस क्या कर रही थी? एक बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को यहां पर अंजाम दिया गया और गैंग एक्टिव्स हो रही हैं मुंबई में। देखिए, ऐसा है कि ऐसी जो टारगेटेड किलिंग है वो किसी भी स्टेट में हो सकती है। इसमें कोई आवश्यकता नहीं है कि बिल्कुल ही इसका मतलब यह है कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ही ज्यादा खराब है या बिल्कुल ही बदहाल है। इस केस में जो किलिंग है वो बिल्कुल ही पिन पॉइंट किलिंग है। लेकिन सबसे जो इसमें दो चीजें बड़ी अहम बातें हैं ध्यान देने की। एक तो यह है कि वायु सुरक्षा जो इनको दी गई थी, क्या इनको थ्रेट के आधार पर दी गई थी या पहले से दी गई थी? नंबर एक। नंबर दो, अगर ये सुरक्षा दी गई थी पहले से तो इसका मतलब ये सुरक्षा उतनी दुरुस्त नहीं थी, क्योंकि जैसा कि अभी बताया गया था कि उन्होंने जब ये बताया धमकी के बारे में तो मुंबई पुलिस ने उतने ध्यान नहीं दिया। अगर ये वायु सुरक्षा धमकी के बाद दी गई थी तो इसका मतलब यह है कि इंटेलिजेंस को जरूर देखना चाहिए था कि इसके काउंटर मेजर्स में क्या हो सकता है, क्योंकि जैसे कि आप बता रहे हैं 1 महीने से ये गुर्गे इनका पीछा कर रहे थे। तो इसलिए मैं एक बार फिर कहूंगा कि ये इस बात का द्योतक है कि सिक्योरिटी में जरूर एक गैप हुआ है। तो बता रहे हैं कि ट्रैफिक लाइट के कोई एसेलेंट आके उनको मारते हैं, तो इसमें जो उनकी प्रोटेक्शन यूनिट थी उन्होंने क्यों नहीं फायर किया, ये समझ में नहीं आता। और ये भी जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं सर, आप प्लीज हमारे साथ बने रहिए। जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, क्राइम ब्रांच को लेकर किस तरह की अपडेट से क्राइम ब्रांच की जांच कहां तक पहुंची और किस तरह से इस पूरे क्राइम को ऑर्गेनाइज किया गया, कैसे इसको अंजाम दिया गया, इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है, सिद्दीकी पर 6 राउंड फायरिंग हुई। ये क्राइम ब्रांच का बयान सामने आया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने कहा है कि 6 राउंड फायरिंग उन पर की गई थी। दफ्तर के बाहर का ये पूरी वारदात है। 6 राउंड फायरिंग हुई, क्राइम ब्रांच ने इसको लेकर कहा है। और 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी थी। 1 गोली उनके सीने में लगी थी, 2 उनके पेट में लगी थी, यानी 3 गोलियों ने उन्हें हिट किया। 6 गोलियां उन पर मारी गई थी, फायर हुआ था। जल्द ही तीसरी गिरफ्तारी भी हो जाएगी, तीसरे आरोपी की पहचान कर ली गई है। ये क्राइम ब्रांच मुंबई पुलिस की तरफ से बयान सामने आया है। और तीसरा आरोपी लगातार इस वक्त आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है, शिव कुमार के नाम कि इसका नाम शिव कुमार है, उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला है। और दरअसल यही मेन शूटर था, इसी ने ही ये पूरी डील यहां पर की थी। तो बाबा सिद्दीकी पर 6 राउंड फायरिंग यहां पर हुई थी और 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को जाकर लगी थी। तीसरे आरोपी की पहचान यहां पर कर ली गई है। इस सबके बीच आपको यह भी बताएं, वो वक्त और वो जगह, उस वक्त और उस जगह के बारे में आपको बताते हैं जब बाबा सिद्दीकी पर निशाना लगाया गया। रात के 9:30 बजे जगह थी बांद्रा का खेरवाड़ी इलाका। पटाखे फोड़ते समय 3 लोग वहां पर उतरे, जिस भी वाहन में वो सवार होकर वहां से आए थे। शूटर्स मुंह पर रुमाल बांधकर आए थे। बताया जा रहा कि वो टैक्सी में सवार होकर आए थे। शूटर्स मुंह पर रुमाल बांधकर आए थे। इधर पटाखे फोड़े जा रहे थे, उधर इन्होंने फायरिंग कर दी। बाबा सिद्दीकी पर 3 राउंड फायरिंग की गई। क्राइम ब्रांच कह रहा है 6 राउंड फायरिंग हुई है। 3 गोली चूंकि बाबा सिद्दीकी को लगी है और इसके बाद बाबा सिद्दीकी संभल नहीं पाए। 2 गोली उनके पेट में और 1 गोली सीधे उनके सीने में, उनके चेस्ट में जाकर लगी है बाबा सिद्दीकी के। इसके बाद फौरन 2 गोलियां बाबा सिद्दीकी की गाड़ी पर भी लगी हैं। गाड़ी की तस्वीर भी सामने आई थी, जिस गाड़ी में बाबा सिद्दीकी बैठकर जा रहे थे दफ्तर से निकलकर। गोली लगते ही बाबा सिद्दीकी जमीन पर गिर पड़े, अनकॉन्शियस वहां पर हो गए थे, क्योंकि 3 गोलियां लगना, जहां से उन्हें सीधा लीलावती अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। लीलावती अस्पताल में इसके बाद तमाम वीआईपी मोमेंट वहां पर शुरू हो गए। लेकर गए थे उन्हें, लेकिन बाबा सिद्दीकी को बचाया नहीं जा सका। सवाल इसी को लेकर हो रहा है, जिस शख्स के पास संजय राउत ने क्या कहा ये आपको सुनवाते हैं।
संजय राउत, बाबा सिद्दीकी मर्डर पर संजय राउत का बड़ा बयान। शिवसेना उद्धव गुट के बड़े नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं संजय राउत। वो कह रहे हैं फडणवीस से गृह विभाग लें राज्यपाल। डेप्यूटी सीएम में देवेंद्र फडणवीस और होम मिनिस्ट्री भी संभालते हैं। बाबा सिद्दीकी मर्डर पर अब इस्तीफे की मांग हो रही थी, अब कह रहे हैं कि राज्यपाल उनसे गृह मंत्रालय ले लें। बड़े बड़े उद्योग आते रहे क्योंकि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से ठीक ठाक रही। कल जो हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी, जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री है, बहुत साल विधायक रहे, आज भी उनका बेटा विधायक है, शायद हमारे पार्टी में नहीं हो लेकिन हमारे साथी रहे, अच्छे आदमी थे, तो उनकी हत्या ऐसी तरह से होती है जिनको सिक्योरिटी है, वाई स्टेटस की सिक्योरिटी है, और उनकी हत्या होती है। उसका मतलब क्या है? हत्या के पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्यूर है, मुख्यमंत्री का फेल्यूर है। अंकुश जायसवाल मेरे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ एक वो भी जुड़ चुके हैं। अंकुश, फडणवीस से गृह मंत्रालय ले लिया जाए, क्योंकि सीधे तौर पर जब से खबर आई बाबा सिद्दीकी के मर्डर की, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं। कानून व्यवस्था कहां है देश की आर्थिक राजधानी की? जी बिल्कुल सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि कानून व्यवस्था कहाँ है आर्थिक राजधानी की, जब कोई इतनी बड़ी राजनीतिक हस्ती के साथ इस तरीके से चीजें हो सकती है, खुलेआम उसको गोलियों से उसका खून किया जा सकता है, तो आम आदमी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा होने तो लाजमी है। तो विपक्ष इसको लेकर काफी हमलावर है, खास करके जब आगामी विधानसभा चुनाव सर पर है, कभी भी किसी भी वक्त विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। ऐसे में अगर भविष्य में प्रचार के दौरान अगर ये मुद्दा राजनीतिक हो तो इस पर कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं सलमान खान के घर के बाहर गैलेक्सी अपार्टमेंट में हूं। ये वही गैलेक्सी अपार्टमेंट है जहां पर अप्रैल महीने में कुछ इसी तरीके से सुबह के तड़के फायरिंग हुई थी, और वो भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर जो है जांच की सुई जाकर पहुंची हुई थी। इसी तरीके से बाइक पर दो हमलावर आए थे, उन्होंने ताबड़तोड़ गैलेक्सी अपार्टमेंट में यहाँ पे गोलियां बरसाई थी, और पूरी केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान गुजरात से मुंबई क्राइम ब्रांच ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। तो अभी फिलहाल जो इस मामले में बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में जो मुंबई क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसकी भी सुई जो है लॉरेंस बिश्नोई की और बढ़ रही है। हालांकि अभी भी ये अनकन्फर्म चीजें हैं, सूत्रों के मुताबिक है, इसको लेकर अब तक मुंबई पुलिस कुछ कह नहीं रही है, लेकिन जिस तरीके से दूसरे राज्यों में तार जाकर जुड़े हुए हैं इस पूरी हत्या के, तो उससे आकलन यही लगाया जा रहा है। तो एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और खास करके अगर हम पिछला कुछ इतिहास देखें मुंबई और उसके आसपास के शहरों का, वहां पर खुलेआम इस तरीके की गोलियों की वारदात कह ले या फिर हिट एंड रन की बात कर ले, तो आम घटनाएं जो है काफी आम सी हो चुकी है। तो कुल मिलाकर विपक्ष काफी आक्रामक है, और सीधी सी बात है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और यही वजह है, और यह वजह है। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बता देते हैं। लगातार चूंकि 2 आरोपी कल ही रात को गिरफ्तार कर लिए गए थे, तीसरे की पहचान कर ली गई है। दावा यही क्राइम ब्रांच की तरफ से मुंबई की कि उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस सबके बीच बड़ी खबर, थोड़ी देर में आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, और जाहिर है गुरमैल सिंह और धर्मराज, जिन्हें कल ही गिरफ्तार कर लिया गया था, थोड़ी देर में उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, और यहां से उन्हें रिमांड पर लिया जाएगा ताकि आगे उनसे पूछताछ हो सके, क्योंकि शूटर्स तो गिरफ्त में आ चुके हैं 2। हैंडलर्स कौन है इनका, इसको लेकर जरूर यहां पर सवाल होंगे। राहुल पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। राहुल क्राइम ब्रांच पर इस वक्त हमारे साथ हैं। राहुल, सवाल इसी को लेकर, 2 गिरफ्तार है जिनकी पेशी होगी, तीसरा फरार है। शूटर्स अंडर अरेस्ट हैं, हैंडलर्स कहां हैं? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुलिस ने तीनों शूटर की पहचान कर ली, जिसमें से 2 तो गिरफ्तार, दो को जो है कल ही गिरफ्तार कर लिया गया था, और एक की पहचान कर ली गई है, जिसमें से 3 शूटर थे, जिसमें से 2 उत्तर प्रदेश और एक हरियाणा का बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, वो चौथा शख्स कौन है जो इन्हें ऑपरेट कर रहा था? क्या वो मुंबई से है या फिर मुंबई के बाहर से है? इसकी जांच जो है वो पुलिस कर रही है, और हो सकता है कि इसको लेकर जल्द ही मुंबई पुलिस और मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम वो खुलासा कर सकती है, क्योंकि 2 शूटर की गिरफ्तारी हो चुकी थी, तीसरे की
पहचान जो है वो कर ली गई है। हो सकता है कि पुलिस के पास इसकी पुख्ता जानकारी हो कि चौथा ऑपरेटर कौन है। उसकी धरपकड़ के लिए उसको पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें जो है महाराष्ट्र से रवाना हो गई है। इस बीच में आपको तस्वीर दिखा देता हूं बाबा सिद्दीकी के घर के बाहर की। कूपर अस्पताल से उनका पोस्टमार्टम जो है वो करके उनका जो पार्थिव शरीर है वो बाबा सिद्दीकी के घर के पास घर में लाया गया है। ये मकबा हाइट्स है और यहाँ पर ही बाबा सिद्दीकी अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं और यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर जो है वो रखा गया है। बताया जा रहा है कि जो उनके चाहने वाले हैं, जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर का दर्शन करेंगे। उसके बाद शाम को यहाँ से जो है जनाजे की नमाज अदा करने के बाद उनका अंतिम यात्रा मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान की ओर जो है वो रुख करेगा। उनके घर के बाहर इस समय पुलिस के पुख्ता सुरक्षा के जो है इंतजाम किए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बलों के जवानों को तैनात किया गया है। उनके घर की तरफ आने वाले जो सड़क है वहां पर चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि हमने देखा था किस तरह से जैसे ही खबर मिली कि बाबा सिद्दीकी की हत्या जो है वो की गई है, उसके बाद लीलावती अस्पताल में किस तरह से भारी महाराष्ट्रातील पक्ष भाजपने फोडले। मराठी माणसाचा स्वाभिमान असलेली शिवसेना आणि राष्ट्रवादी भाजपने कट कारस्थानकडून फोडली। शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला भाव नाही, त्यामुळे दररोज शेतकरी आत्महत्या करत आहेत। सरकारला याचं कसलंही गांभीर्य नाही, हे पैसे कमवण्यात मशगूल आहेत। महाराष्ट्रात पेपरफुटी होत आहे। या पेपरफुटीनेच महाराष्ट्रातील युवकांच्या भविष्याची वाट लावली आहे। महाराष्ट्रातील विविध प्रोजेक्टला तडे गेले आहेत। टोल भरूनही महाराष्ट्रातील प्रोजेक्ट कोसळत आहेत। रस्त्यांना तडे जात आहेत, एकही दर्जेदार काम नाही। महाराष्ट्रातील महापुरुषांचा अपमान या सरकारने केला आहे। अनितीने सरकार चालवून महापुरुषांचे विचार पायदळी तुडवले आहेत। या खोके सरकारने जिकडे जाऊ तिकडे खाऊ हे धोरण राबवले असून यंदा महाराष्ट्राचे आणि राज्यातील जनतेचे सोय सुतक नाही। या सत्तेसाठी आणि स्वार्थासाठी बेधुंद झालेल्या लोकांना आता जागा दाखवण्याचे जनतेने ठरवले आहे। युवकांचे रोजगार, महिलांची सुरक्षा, कामगारांचे हक्क आणि शेतकऱ्यांचा जीव हिरावून घेणाऱ्या या महाराष्ट्रद्रोही युतीला जागा टाकून देऊ। मुंबई से जहां पर इस वक्त महाविकास आघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जो मौजूदा सरकार है महाराष्ट्र की, उसको लेकर पिछला जो उसका कार्यकाल रहा है उसको लेकर लगातार वो सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो किसानों की आत्महत्या का मामला हो या फिर क्राइम का मामला हो। सुरक्षित कौन है महाराष्ट्र में, इसी को लेकर सवाल किया जा रहा है। इसमें खुद शरद पवार मौजूद हैं, उद्धव ठाकरे हैं कांग्रेस की तरफ से, पृथ्वीराज चौहान और नाना पटोले भी हैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। ठीक, लगातार मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए इंद्रजीत का रुख करेंगे। इंद्रजीत, सवाल उठ रहे हैं लगातार और इस सब के बीच महाविकास आघाड़ी जो है, शिवसेना उद्धव गुट, कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट का गठबंधन, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है यहां पर और इस सरकार के कार्यकाल और इसकी मौजूदा कार्यप्रणाली को लेकर सवाल कर रहा है। यानी एक तरफ इतना बड़ा क्राइम, दूसरी तरफ अब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल है और पूरा जो सरकार का कार्यकाल रहा उसको लेकर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सामने चुनाव है। जी बिल्कुल, चुनावी साल है, निश्चित तौर पर विपक्ष इसको भुनाएगा और विपक्ष लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है। जिस तरह से पुणे में घटना हुई और मुंबई में इतने बड़े राजनेता और कारोबारी की हत्या पब्लिक प्लेस पर होती है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष इसको जरूर भुनाएगा। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस सीट शेयरिंग को लेकर होनी थी, लेकिन अब बताया जाता है कि जिस तरह से आपने प्रोमो देखा उसमें जिस तरह से सरकार की कमियां हैं उसको दिखाया गया। इसके अलावा किसानों को लेकर सरकार ने क्या नहीं किया, इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार पे हमले किए जाएंगे। और चूंकि लॉ एंड ऑर्डर का इशू अभी करंट है और एक राजनेता की हत्या हुई है, वो भी ऐसे राजनेता की हत्या हुई है जो सरकार में शामिल दल का हिस्सा था, तो कहीं न कहीं इसको लेकर सवाल निश्चित तौर पर आज विपक्ष वहां पर उठाएगा। लेकिन जो ये बैठक होनी थी पहले सीट शेयरिंग को लेकर होनी थी, क्योंकि किसी भी पल यहाँ पर महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा होने वाली थी और इस बीच ये हत्या हो जाती है।
इस वक्त मैं अभी जो मौजूद हूँ ये कोर्ट परिसर में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो 2 शूटर मौका वारदात से पकड़े गए थे उनको यहाँ पर लाया जाने वाला है। यहाँ पर देखिए कि भारी पुलिस बंदोबस्त है। इसके अलावा बताया जाता है कि दोनों का जो मेडिकल चेकअप है वो जीटी हॉस्पिटल में चल रहा है। मेडिकल चेकअप के बाद दोनों को यहाँ पर लाया जाएगा। इसके बाद पुलिस उनके रिमांड की मांग करेगी और उनसे पूछताछ करेगी। अभी तक की पूछताछ में तीसरे जो उनका साथी था उसकी पहचान कर लिया है पुलिस ने, लेकिन पुलिस ये भी जानना चाहेगी कि आखिर इस हत्या के पीछे मकसद क्या था, क्योंकि ये जो है सुपारी किलर हैं, इनके पीछे की लिंक क्या है, कौन चौथा शख्स था जो उनको गाइड कर रहा था, क्या वहाँ पर कुछ दूर पर वो शख्स मौजूद था और उसके पीछे की कड़ी क्या है। हालांकि अभी तक जो खबरें आ रही हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस मामले में जिम्मेदारी ली है, लेकिन सोशल मीडिया पे जो पोस्ट है उसको पुलिस वेरीफाई कर रही है कि ये सही है नहीं है या जांच भटकाने के लिए। तो कई सारी बातें हैं जिसका खुलासा होना अभी बाकी है। कुछ ही देर में यहाँ पे आरोपी को लाया जाएगा, दोनों आरोपियों को, और उसके बाद पुलिस रिमांड लेगी और रिमांड के बाद पुलिस कुछ और खुलासा करेगी। मुंबई पुलिस की एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी जिसमें जानकारी देगी कि अभी तक की जाँच में क्या मिला है। एक एंगल ये भी इसमें सामने आ रहा है कि हो सकता है कि जो चूंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में थे बाबा सिद्दीकी, कई सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो ये सारे प्रोजेक्ट को लेकर कोई झगड़ा तो नहीं था, क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट में ऐसा होता है कि बहुत सारा कैश लगा होता है और कैश के लेन देन में बिल्डरों के बीच भी कुछ झगड़ा हो जाता है। तो सुपारी किलिंग की बात तो सामने आ गई है, लेकिन ये सुपारी किलिंग क्यों हुई, किसके कहने पर हुई, ये अभी सामने आना बाकी है और इसको लेकर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ठीक है इंद्रजीत, आप बने रहेगा। इंद्रजीत मेरे सहयोगी कोर्ट परिसर में इस वक्त मौजूद है, जहां पर अब से कुछ ही देर में दोनों आरोपी जो गिरफ्तार हो चुके थे कल रात, उनकी पेशी होनी है। फिलहाल जैसा कि इंद्रजीत जानकारी दे रहे थे कि इस वक्त उनका हॉस्पिटल में मेडिकल चल रहा है और इसके बाद सीधे उन्हें यहां पर कोर्ट लाया जाएगा, यहां पर उनकी पेशी होगी। जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस रिमांड मांगेगी ताकि आरोपियों से और ज्यादा सवाल जवाब हो सके, उन्हें रिमांड पर लिया जा सके, खुलासे हो सके। राहुल पांडे भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं और इस सबके बीच अंकुश जायसवाल का रुख करेंगे। अंकुश, सलमान खान के घर के बाहर 3 गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर इस वक्त मौजूद है। अंकुश, ये पूरी कहानी अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कनेक्शन को हम जोड़ें तो यहीं से शुरू हुई थी, क्योंकि सलमान खान के घर के सामने वाला जो पार्क है वहां पर उनके पिता सलीम खान मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं और वहीं पर LBGB के नाम से एक धमकी मिली थी सलमान खान को लेकर और उसी के बाद इस धमकी को वेरीफाई किया गया। बाद में फिर और धमकी आने लगी सलमान खान के घर को टारगेट करते हुए। फायरिंग भी अर्ली मॉर्निंग सुबह के वक्त में की गई थी पिछले दिनों ही। और अब सलमान खान के करीबी बाबा सिद्दीकी को यूं इस तरह से उनका मर्डर कर दिया जाना, तो सवाल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तो है ही, लेकिन सवाल यह कि किसी को भनक तक नहीं लगी। 1 महीने तक मुंबई के कुर्ला इलाके में आरोपी वहां थे, बाबा सिद्दीकी को फॉलो कर रहे थे, रैकी कर रहे थे। आज बिल्कुल सही कहा आपने। आरोपी 1 महीने तक कुर्ला इलाके में रह रहे थे, वहाँ पे रेकी कर रहे थे। बाबा सिद्दीकी घर से कितने बजे निकलते हैं, कितने बजे घर वापस पहुँचते हैं, उनका दिनचर्या किस तरीके से होता है, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बाबा सिद्दीकी अक्सर जाया करते हैं या फिर ज़्यादातर जाया करते हैं, और उन इलाकों के बारे में भी स्टडी, अगर रेकी करना होता है तो पूरी स्टडी की जाती है, पूरी हिस्ट्री उसकी टटोली जाती है। ये इलाका मौका वारदात को अंजाम देने के लिए सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि सिर्फ अंजाम नहीं देना होता है, अंजाम के बाद वहाँ पे एक सेफ पैसेज की तरह या फिर एस्केप रूट की तरह भी इस्तेमाल करना होता है। इसलिए हर चीज़ की बारीकी से स्टडी की जाती है। तो ये जो आरोपी थे, इन्होंने एक कुर्ला इलाके में उन्होंने घर लिया होता, किराए पे घर लिया होता, 1 महीने से लगातार वो रेकी कर रहे थे, दिनचर्या को स्टडी कर रहे थे और उन्हें वो मौके की तलाश में थे। शनिवार की शाम 9:15 साढ़े 9 बजे के दरमियान, और ये उनको मौका मिल गया क्योंकि दशहरा का दिन था, मुंबई में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। लोग जिस इलाके में ये वारदात हुई वो काफ़ी व्यस्त इलाका है, वहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ होती है और उस वक्त जो है माता रानी जी का जुलूस भी निकल रहा था। विसर्जन के लिए माता रानी की जो प्रतिमा है वो विसर्जित करने के लिए लोग निकले हुए थे, तो पटाखे भी फोड़े जा रहे थे। ऐसे में उनको मौका मिल गया था अपने मौका वारदात को अंजाम देने का, अपने काम को अंजाम देने का। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो फेलियर तो ज़रूर है
और अच्छे से प्लानिंग उनके द्वारा की गई थी, लेकिन दो आरोपी जो शूटर है वो मौके से पकड़े गए और तीसरा जो है वो फरार हो गया और उसकी भी पहचान यहाँ पर कर ली गई है। और अगर बात करें लॉरेंस बिश्नोई गैंग की, तो हाँ, ये गैलेक्सी अपार्टमेंट, जैसा कि मैंने कहा कि अप्रैल महीने में यहीं से शुरू हुई थी। सलमान खान के इसी गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर लॉरेंस बिश्नोई के जो शूटर्स है वो बाइक पर आए थे और सुबह तड़के 4 साढ़े 4 बजे के आसपास ताबड़तोड़ उन्होंने फायरिंग की थी इस गैलेक्सी अपार्टमेंट में। कई जो गोली की जो निशान है सलमान खान के घर के बाहर भी लगे थे और उस वक्त भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर सवाल खड़ी किए गए थे। बाद में सलमान खान की सुरक्षा को अपग्रेड किया गया था Y+ श्रेणी में और पहले से ही धमकियां दी जा रही थी। तो सलमान खान को आर्म्स लाइसेंस सलमान खान ने अप्लाई किया था, तो उसको मुंबई पुलिस ने आर्म्स लाइसेंस इशू भी कर दिया था। तो अगर पूरी कड़ी देखें, क्योंकि बार बार पब्लिक डोमेन में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से ये स्टेटमेंट लगातार आते रहे हैं सलमान खान के प्रति कि वो सलमान खान को किसी भी कीमत पर छोड़ेगी नहीं। ये अभी ट्रेलर है, फिर उसके बाद डेमो देखिए और फिर पूरी पिक्चर बताएगी। तो देखिए, अगर ये पूरी अगर कड़ी देखे, क्योंकि पनवेल के फार्म हाउस में भी जाके सलमान खान के लिए उन्होंने रेकी की थी, तो अगर पूरी कड़ी को देखे, पूरे अगर सीक्वेंस को देखे, तो इशारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ ही जाता है। हालांकि बस अभी ये कह रहे हैं कि ये सूत्र के हिसाब से जानकारी है, आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद हो सकता है कि मुंबई पुलिस एक छोटी सी ब्रीफिंग दे, क्योंकि मुंबई पुलिस इस बात मुंबई पुलिस का इंतजार किया जा रहा है इसलिए भी क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद कोर्ट में पेशी भी होनी। इंद्रजीत कोर्ट परिसर से हमें लगातार अपडेट कर रहे हैं इस वक्त।